नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA में फिर आपसे रूबरू हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात मुल्क के मशहूर व मारूफ शोरा, उद्बा, मशाइख, उलमा से और वो दीगर शख्सियात जिन्होंने शख्स से शख्सियत तक का सफ़र तय किया और अपनी समाज में, अपनी कौम में एक अलग पहचान, एक अलग शिनाख्त रखते हैं। उसी कड़ी में आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि पेशे से जर्नलिस्ट हैं। अमर उजाला जो कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में सूफ़ी सिफत शख्सियत भी हैं। एक सूफ़ी और बहुत ही मोतबर और अजीम ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ भी है और सूफियाना शायरी भी बहुत ही अच्छी किस्म की करते हैं, जिनको दुनियाए अदब में रज़ा शास्त्री साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस शेर के साथ आज हम उनको अपने स्टूडियो में मदऊ करें कि सूरज को तख़य्युल से उगाया नहीं जाता, सूरज को तख़य्युल से उगाया नहीं जाता और घर बैठे किसी चीज़ को पाया नहीं जाता। मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो रज़ा भाई, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे नाज़रीन को अपना हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ पेश कराना चाहेंगे। वैसे लोग, दुनिया मुझे रज़ा शास्त्री के नाम से पुकारती है, जानती है। मेरा नाम वैसे घर का सैयद मोहम्मद रज़ा हाशमी है। माशाअल्लाह। और यूनिवर्सिटी में जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, अंग्रेज़ी से MA के बाद जब अरबी से MA कर रहा था, तो अखबारों में लिखता भी था कॉलम वगैरह। तो हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद इज्तिबा नदवी साहब ने ये नाम सुझाया था और हमारी अम्मा भी इसी नाम से बुलाने लगी फिर। तो जो नाम उस्ताद दे और माँ जिस नाम से बुलाने लगे तो वही नाम हो जाता है। तो इस तरह से रज़ा शास्त्री नाम पड़ गया। और अभी तक यूपी में, उत्तराखंड में या जहाँ भी हम रहे हैं, जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया वो यही था कि रज़ा शास्त्री कैसे जी। तो आपकी विलादत रज़ा भाई कहाँ पर हुई और आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बारे में, और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से, क्या क्वालिफ़िकेशन रही, उसके बारे में। मेरी पैदाइश झांसी की है, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल झांसी की। अब्बू हमारे वालिद साहब वहाँ पे थे, पुलिस में थे, वहाँ तैनात रहे, तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। रहने वाले हम वैसे नगर दादा परदादाओं की वजह से तो कड़े के हैं जी। फिर बाद में कभी ज़मींदारी वगैरह मिली होगी, या तो हम गंगा इस पार करके परियावा आ गए थे। तो हमारे नगर दादा वगैरह से लेके हम लोग वहीं रहे। तो अब परियावा जो कुंडा तहसील में है, गालिबन प्रयागराज इलाहाबाद। हाँ नहीं, वो प्रतापगढ़ में लगता है, कुंडा तहसील है हम लोगों की। तो हम लोगों की ज़मीनें यहाँ रायबरेली तक थी जी। तो फिर यहीं सब बस गए हम लोग, यहीं मुकीम हो गए थे। हाँ, मेरी पढ़ाई हम लोगों ने शुरुआती झांसी से हुई थी जी। तो झांसी में वहाँ पे सेंट जूड स्कूल और हाई स्कूल हमने वहीं से किया जी। फिर अब्बू का ट्रांसफ़र हुआ करवी जी। तो करवी बांदा से किया इंटर। फिर गांव में रहे, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है काला का करें उधड़ा, वहाँ के बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उर्दू से जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया वो वहीं से? मैंने अरबी से MA किया। अरबी से MA किया मैंने शुरुआत में, अब्बू हमारे, जब मैंने इंटर किया तो अब्बू का रिटायरमेंट हो गया था जी। 1 साल हम लोगों को करवी में रुकना पड़ गया कि वो सब कागजात वगैरह होते हैं ना, पेंशन वगैरह के। तो उसमें फिर हम वहाँ विद्यालय था, वहाँ हमने कहा शास्त्री ही कर ले जी, साल भर बाद ना हो। फिर उसके बाद हम लोग आए तो अंग्रेज़ी से का टीचर बनने की ख्वाहिश थी कि प्रोफेसर बनेंगे। तो फिर इंग्लिश पढ़ी, फिर अरबी पढ़ी, उर्दू मैंने बाद में पढ़ी जी। हमारा कुछ उल्टा रहा जी जी कि हिंदी के पहले मैंने संस्कृत पढ़ ली जी और उर्दू से पढ़ने के पहले मैंने अरबी से MA किया। फिर हॉस्टल, मुस्लिम बोर्डिंग हाउस इलाहाबाद में है, हॉस्टल है, तो हमारे वहाँ जो मस्जिद में पेश इमाम थे वो
काहिरा यूनिवर्सिटी से फारिग थे, फिर उनसे पर्शियन पढ़ी। तो इस मतलब तरह कई तरह के उलूम व फनून से आप जो है वो तो इस तरह वाक़ियत मौका रही है पढ़ने आपकी। का मिलता है, या दिलचस्पी थी। तो ये क्वालिफिकेशन रही आपकी। अपने अहले खाना का तारुफ पेश करना चाहेंगे कोई? दरअसल हम लोग औलाद हैं हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की। आप सूफ़ी भी थे जी और चिश्तिया ऑर्डर के मतलब माने जाने सूफियों में आपका रहा है। और तो हम लोग वही आए थे वहाँ से कड़े, जी और हम लोगों का ननिहाली शिजरा ख्वाजा कड़क शाब्दाल से मिलता है। हमारी अम्मी का ननिहाल अच्छा वो जलालपुर दही में था। जी 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 ख्वाजा हम- खलक शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती जी है जी वहाँ पे कड़े में। हम लोग कड़े के थे ही, तो सब पूरी फैमिली वहीं रहती थी। जी तो उस तरह ननिहाली शिजरा ये है। बाकी शाह जमाल औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके ख़ानदान की शादियाँ भी हम लोगों के यहाँ हुई हैं। गंज मुरादाबाद में नहीं, कोड़ा जहानाबाद कूड़ा में। जहानाबाद कोड़ा है। जहानाबाद। और उस दौर के मतलब जितने जी औलिया इकराम में वो जो हम लोग हाशमी सैयद हैं, जी तो उसमें जो ख़ानदान पहले हड्डी वगैरह ये सब नहीं बड़ा जी जी बढ़ता मिलाया जाता था, तो उस वजह से जी तो ख़ानदान पूरा हमारा सूफियों का ही है ज़्यादातर, और लगभग सभी से शिजरे मिल जाते हैं, लेकिन इन सब क्लोज हैं। जी। तो अपने कुछ असातिज़ा कराम रज़ा भाई, सबकी ज़िंदगी में असातिज़ा का एक बहुत अहम रोल होता है ज़िंदगी में। इंसान की जो तालीमी लाइफ होती है उसमें, तो अपने कुछ असातिज़ा का नाम और उनका कुछ तारुफ पेश कराना चाहिए। दरअसल हमारी बदकिस्मती ये रही कि जब मैं पैदा हुआ तो हमने ना दादा देखे, ना दादी देखी, ना नाना देखे, ना नानी देखी, लेकिन उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं जेनेटिक उसकी वजह से आ गई। मेरे दादा हुजूर हज़रत सैयद रज़ा हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह। और इटावास में वो उस वक्त कातिब बहुत अच्छे थे, तो उनका अपना अखबार निकलता था अल बशीर। अच्छा अल बशीर के नाम हाँ, से। तो जब देश आज़ाद हुआ तो फिर बुज़ुर्ग भी हो गए थे, उसके बाद उनका पर्दा हो गया। तो जब मैं पढ़ रहा था, अब्बू मेरे पुलिस में थे, जी तो पहला ये था कि हम या तो IAS होगा, नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन हमारा जर्नलिस्ट रहेगा, जो मेरे दादा का काम था। जी जी तो दादा की वो चीज़ इंडायरेक्टली जेनेटिक ऑर्डर में वो हमें विरासत में मिल गई। विरासत में मिल गई। हालांकि टीचर बनना चाहते थे आप। तो टीचर बनना चाहते थे, IAS को ट्राई कर रहे थे, और जर्नलिज्म जो है मतलब प्रोफेशनल ये काम कर रहे थे। जी। तो ये आपका मतलब अहले खाना का तारुफ रहा। और बाकी हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स, यादगार लम्हात होते हैं जो हमेशा के लिए एक ज़हन नशीन हो जाया करते हैं। तो कुछ यादगार लम्हात नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? दरअसल ज़िंदगी एक सफ़र टाइप होती है। जी और मौलाना रूम ने भी यही कहा, मौलाना रूमी ने, तो तमाम हर वक्त कुछ ना कुछ एक नया सीन आपके उसमें आता है। कुछ सीन आपको बहुत प्रभावित कर जाते हैं, जो आपकी पूरे लाइफ का माइंडसेट तय कर देते हैं। जी जी तो उनको संजो के रखना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, जी क्योंकि किसी के मुंह से निकली हुई कोई बात कितने दिनों बाद किसकी ज़िंदगी बदल सकती है ये पता नहीं जी है। जी आज आपने कोई अच्छी बात बोली है, लोगों ने, सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन किसी के थ्रू अगर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुई और पता नहीं कोई कौन सा शख्स उसकी तलाश में है उस हकीकत की, जी जी तो उसको उससे दिशा मिल जाएगी। आप नहीं होंगे तो जी। कहीं पे। तो इसी तरह की तमाम चीज़, एक बचपन का किस्सा याद आता है। मैं अभी सोच रहा था जब आपके पास आ रहा था कि अब्बू हमारे करवी में थे, तो वहाँ हमने चित्रकूट खूब घूमा है। तो जब भी निकलते थे कहीं कोई महंत जी दिख गए तो जानते थे कि जी इंस्पेक्टर साहब का लड़का है, तो अपना खिला दिया। जी खासतौर से गरी मुझे बहुत पसंद थी। जी और वहीं हमारी छोटी सी टीम थी वही क्रिकेट की, तो उम्र कोई 13-14 साल की उम्र थी। जी तो एक हमारी टीम थी जहाँ हम रहते थे, तरुआ करवी में एक मोहल्ला है,
क्षेत्र है तरंगा, उसके डरियन टोला में रहा करता था। तो हमारी टीम थी, एक सिटी में एक टीम थी। अच्छा। तो हम लोग में झगड़े बहुत होते थे कि मैच के दौरान? हाँ, मैच के दौरान झगड़े होते थे। तो उस जो दूसरी टीम थी वो उसमें थोड़ा सा अच्छे खासे घर के खाते पीते लोग थे। हमारी टीम में वो सब गरीब गुरबा टाइप लोग थे। तो अक्सर हम लोगों को बदमाश माना जाता था। दूसरी चीज़, झगड़े करते हमें पता ही नहीं रहे, क्योंकि कप्तान हम थे तो सारा इल्ज़ाम उनकी रज़ा की टीम है। बहरहाल उस टीम के कप्तान ने जब बहुत ज़्यादा उसको झगड़े में हारते रहे तो उन्होंने कसम खाई कि हम रज़ा को 2 थप्पड़ मारेंगे चौराहे पे। अच्छा। ये हमें पता चला। जी जी। खैर भूल गए। अच्छा, अब्बू का रिटायरमेंट हो गया, हम लोग जाने लगे। अब हमें करवी आना था, उसे करवी से आना था कुंडा जी। तो तैयारी सामान बंद रहा था। सुबह अम्मा ने नाश्ता दिया, हम बैठे थे, अचानक हमें ये बात याद आ गई। अच्छा। और हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते थे, मारपीट कर लेते थे। उस दिन मैंने क्या किया कि साइकिल उठाई और मैं उस लड़के के घर चला गया जिसने कहा था जो उधर का कैप्टन था। बहरहाल मैं दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ निकली, मैंने नमस्ते किया तो बोला आओ बेटा कैसे। हमने कहा पप्पू से मिलना है। तो बोले आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ गए, उन्होंने कुछ खाने को दिया, खाने लगे। वो नहा रहा था। जब नहा के उसने आके मुझे देखा तो दंग रहेगा, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। उस बेटे का चेहरा देख के माँ का चेहरा भी बदलने लगा। क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि रज़ा यही है। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम लड़ते बहुत हो, कैसे आए? हमने कहा कि ऐसा है कि मैंने ये सुना था कि तुमने ये कसम खाई थी, अब हम करवी से चले जाएंगे हमेशा के लिए। तुम्हारा यहाँ घर बन गया, तुम यहाँ रहोगे, तो आओ चलते हैं, तुमको जिस चौराहे पे तो थप्पड़ मारना है मान लेना। तो हम चले जाएंगे ना, हमारी बेइज्जती नहीं, हमें आना भी नहीं। जी। तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने ही गए थे। हाँ, हमने कहा कि उसके माँ से कहा, हमने कहा माँ जी इनसे बोल दीजिए कि चाहे 2 थप्पड़ यहाँ मार लें या चौराहे पे चलें, जो भी। तो वो एकदम जैसे सन्नाटे में आ गया। कुछ देर आंख में आंसू भरे खड़ा रहा, फिर लिपट गया। बात ही ऐसी थी। हाँ, बोले कि यार हमने बहुत दोस्त खो दिया, अब हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे। तो हम लोग 1 हफ्ते रहे थे, तो हमारे यहाँ रहा। तो इत्तेफाक से जीप जा रही थी, मैं फिर चित्रकूट चला गया, तो कामतानाथ बाबा पे वो संत जी बैठे थे जी। उनको वो मेरी गप्पें बहुत सुनते थे, तो उनको मैंने बताया कि मैंने ये हरकत की है आज जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने आज उसको हरा दिया जी। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास इखलाक एक ऐसा हथियार है जी, जो आपको समाज में इज्जत भी देगा जी, ताकत भी देगा, और लोग आप हरा देंगे मोहब्बत से जी। सही बात। तो ये है कि इस्लाम में भी इखलाक जो है मेन एक्ट है आदमी का, कि आदमी को इखलाक आला उसका ईमान आला कहा जाता है अपने यहाँ जी। तो ये सभी से है कि कम से इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। ये लाइफ का, ये आपके मतलब मेमोरेबल मोमेंट्स में एक बड़ा मोमेंट था जो वो रहा। तो रज़ा भाई, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक आइडियल शख्स होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मुसलमान और आप आले सादात में से हैं, सैयदादे। तो हमारे सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत, जो कि साले आलम के लिए रहमत बन के आए, रहमतुल्लिल आलमीन का लक़ब मिला, वही हम लोगों के सबके आइडियल हैं, सारी इंसानियत के ही आइडियल हैं। लेकिन ज़िंदगी में भी कोई एक ना एक शख्स ऐसा होता है जिसके नक्शे कदम पे हम चलना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो कोई आइडियल शख्सियत आपकी ज़िंदगी में रही जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? वैसे तो इंसान के माँ बाप ही होते हैं जी, है ना, और उन्हीं और एक वक्त होता है, टाइम फैक्टर जी, जो आपके साथ चलता है। तो वालिदैन ही एक आइडियल रहे हैं, बाकी गाइड बहुत रहे हैं। मैंने अरबी अपने उस्ताद मोहतरम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनएड मरहूम प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ अल हिंदी मरहूम से सीखा, और ज़िंदगी की तमाम चीज़ें, तमाम सीक्रेट्स और आइडियल्स जी, वो चीज़ जाने। तो इसी तरह कोई एक तो नहीं, लेकिन माँ बाप के अलावा फिर
ये होता है ना कि बहुत इल्म हासिल करने के बाद बहुत करना पड़ता है, जी जी, है ना। तो हर शख्स एक उदाहरण होता है और चीज़ें तो ऐसा ज़्यादातर तो लोगों की उस्ताद जो होते हैं, माँ बाप बाप के बाद जो एक खास उस्ताद होता है जो अपनी खास शफ़क़तें, बंदा नवाजियाँ, करम फरमाइयाँ आपके साथ करता है, वो भी इंसान का आइडियल ही हो जाता है एक तरह से। हाँ, लेकिन ये है कि आप जब चलते हैं, वैसे ऐसा कोई लाइफ में मेरे रहा नहीं, मतलब जिसने पेट्रोनाइज कर लिया हो। जी जी लेकिन ये कि हमारे जो रूहानी मसले हैं जी जी उनमें हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा नगर दादा नाना जो भी हैं, उन्हीं का एक पेट्रोनाइजेशन रहा है, पे वो पेट्रोनाइज रहा, तो उससे रूहानी एक तरह से गाइडलाइन मिलती गई, स्पिरिचुअल और गाइडलाइन जो थी जी वो जी भी जी, साथ चली और वो गई। बहुत अहम होती है। जी। तो रज़ा भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नलिस्ट भी हैं और सूफियाना शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, आपके शेर भी बहुत मेयारी होते हैं। तो किन चीज़ों ने आपको इतनी सारी खूबियों से नवाजा, और ये सारी चीज़ें किस तरह से आप अंजाम देते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, एक तो आप आदमी को सेंसिटिविटी हो, और मेरी पोइट्री जो लिखा वो थोड़ा और जो आज के हैं और उनसे थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारा कोई एक प्लान लिटरेचर नहीं है, बल्कि ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है। जी जब वो फीलिंग ओवरफ्लो हो जाती है तो बतौर शेर में वो आप तहरीर कर देते हैं उसको। कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमने कुरान पाक पढ़ रहे हैं, जी तो मैं एक तो आइडिया आप समाज से लेते हैं, एक आइडियाज़ वहाँ से मिल जाते हैं, ओरिजिनेशन वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाती है, तो उसी चीज़ को आप हाँ, कोई ऐसी आयत गुजरी जो मतलब क्लिक करा दिमाग में और उस पर शेयर कर दिया आपने। जी ये भी। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो रज़ा भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट भी हैं और मीडिया का एक अहम रोल इस वक्त देश की जी राजनीति और दीगर उसमें चल रहा है, और बहुत बदनाम भी किया जा रहा है मीडिया को। सब तो नहीं होते, लेकिन एक मछली कहते हैं। तो आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो एक एज ए जर्नलिस्ट अपने इस कौम को, इस समाज को, और जो आपका अपना विभाग है मीडिया का जो तबका है, उसके लिए और देशवासियों के लिए कुछ एक पैगाम, एक मैसेज हमारे बज़्म नातो अदब चैनल से देना चाहेंगे? जी, देखिए, ऐसा है कि जब आपको, एक मैं छोटा सा किस्सा सुना दूँ। जी जी मेरे गांव की एक बच्ची थी, उसके पेट की सर्जरी होना थी। जी तो हम लोग ऑफिस से निकल रहे थे, रात के करीब 3:30 हो रहा था कि आपा का मेरी फ़ोन आया परियामा से। तो हम दौड़ के गए, हमने कहीं अम्मी बीमार रहती तो घबरा भी गए, पूछा तो उसने बताया कि उस बच्ची का ऑपरेशन इलाहाबाद में हो रहा है और कुछ जटिलताएं टाइप हो गई हैं। तो वो बड़ा डॉक्टर परेशान है, रुके हुए हैं, तो वो कुछ बुदबुदा रही थी, ब्लॉक लगा के ऑपरेशन कर रहे थे। तो बुदबुदाई डॉक्टर ने कान लगाया, तो उन्होंने कहा कि वो चच्चा मियाँ से कह दो, दुआ कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा। वो एक बच्ची समझ रही थी। जी तो उन्होंने उसके घर वालों को बुलाया कि चच्चा मियाँ कौन है। तो उन्होंने फिर आपा को फ़ोन किया इलाहाबाद से, आपा ने मुझे किया। अब हमको मतलब अजीब हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। तो मैं गया रूम पे और सजदे में गिर के करीब 1 घंटे रोता रहा। बहरहाल जब रो चुके तो उठ के खड़े हो गए। बाद में फिर बताया कि उसका ऑपरेशन हो गया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कोई आप पे विश्वास करे, जी आप पे यकीन करे, तो आपकी ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती है कि आप उसके विश्वास पे खरे उतरें। हाँ, मुखलिस रहें उसके साथ। हाँ, अगर आपने चीट किया तो ये आपकी मौत है। जी जी तो ये दौर जो है, ये पत्रकारिता का स्वर्ण काल है, जी गोल्डन पीरियड है। कि आज जब किसी आदमी से पूछिए, वो कह रहा है कि मेरी बात पुलिस नहीं सुन रही, मेरी बात प्रशासन नहीं सुन रहा। न्यायालय में है कि जब जाएंगे तो देर लगेगी, वक्त लगता है उसमें। तो हम नेता के पास जाएंगे, नेता नहीं सुन रहा, सामने वाला बड़ा दबंग है, तो हम जाएं कहाँ। तो
सिर्फ इंसान के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम भाग के अखबार के पास जाएं। जी, मीडिया के पास। हम अखबार को अपनी बात बताएं, अखबार हमारा सॉल्यूशन कराएगा। जी जी। ये वो दौर है कि जहाँ पब्लिक ये सब सोच रही है अखबार के लिए कि अखबार हमारा सेवियर है जी। है ना। आप देखते होंगे कि हम मीडिया को बुला लेंगे। मीडिया को बुला ले तो हमारी बात पहुंच जाए। तो ये वो मौका होता है, अगर आप बेईमानी करेंगे तो आप चीट भी इजीली कर लेंगे, क्योंकि वो तो परेशान है जी। और वो आप पे रिलाई कर रहा है। तो ये पत्रकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि बहुत ईमानदारी से खड़े हो। ऐसा वक्त इसके पहले नहीं रहा जी। ना, हो सकता है कि आगे भी ना हो, लेकिन हम लोगों को ऐसा वक्त मिला तो बहुत ही ऑनेस्टली अपनी निजी स्वार्थों का, अपनी निजी ज़रूरतों का, तमाम चीज़ों का कुर्बानी देके आप उन लोगों के लिए बहुत ईमानदारी से खड़े हों। हाँ, जो लोग आस लगाए हुए आए हैं आपके पास। हाँ, उन्हें जो सोल्यूशन ही आप में ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से काम हमारा हो जाए, उनके पास, उनके जहन में आपके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी जी जी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपका धर्म ईमान हो जाता है कि आप उस शख्स के लिए बहुत ईमानदारी से अपने हद तक, जो आपकी कुव्वत है, जो आपकी ताकत है, जितना कर सकते हैं, मतलब इल्मी तौर पे उसे समझा सकते हैं, ज़हनी तौर पे उसे डिप्रेशन उसका हटा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करें। तो ये मेरा मैसेज है सारे साथियों से कि इन चीज़ों के लिए ऐसे इस तरह से ऑनेस्टली खड़े हों। तो हमारे कौम और समाज के लिए, देशवासियों के लिए भी कुछ पैगाम देना चाहेंगे? बस पत्रकारों के, देशवासी, यही सबसे बढ़िया इखलाक। जी। इखलाक अगर अपनी ज़िंदगी में ले आए जी तो सारे सोल्यूशन है। सारे सोल्यूशन है, सही बात। हाँ, आदमी बद इखलाक ही होता जा रहा है, उसी से सारे नुकसान। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पिरिचुअलिज्म आप अंग्रेजी में कह लो, अध्यात्म आप हिंदी में कह सकते हैं, कहते हैं, रूहानियत आप उसमें कह लीजिए। ये रूहानियत, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, ये इंसान को जानवरों से अलग करता है। जी। है तो सब अल्लाह ताला की मखलूक है, और वो सब में जो इंद्रियां हैं, जो उसकी सेंसेस हैं, वो तो सेम है। सही बात है। ये स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, रूहानियत, ये आपको अशरफुल मखलूकात की तरफ लेके जाता है। तो और ये बहुत, इसको आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेडिकल में सुपर स्पेशलिटी की डिग्री डीएम होती है, तो इंसानी समाजी ज़िंदगी की सुपर स्पेशलिटी जो है स्पिरिचुअलिज्म होता है। हर मज़हब की रूह होता है, हर पंथ की, मज़हब की, और ये खो रहा है। ये अगर हम ले आएंगे, हाँ, दीन से भी इंसान दूर होता जा रहा है। हाँ, तो हम, दरअसल वो फीलिंग ही नहीं है, तो आप तो खाली उठ बैठ रहे हैं। जी। बाकायदा क्या है इनका, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि बिना हुजूरी दिल से पढ़ी गई नमाज गुनाह के नज़दीक करती है और थकावट लाती है। उनकी बुक में है। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ ज़रूरी है, हुजूरी दिल ज़रूरी है, खुलूस और इखलास के साथ, मतलब इबादत और जो रूहानी चीज़ें हैं उनको लेके चलना चाहिए। दिखावा नहीं हो कि खाली दाढ़ी रख ली, टोपी लगा ली, हाँ, मैं नमाजी हूँ, मैं पदीदार हूँ, वो तो दिल से होता है। दिल से होता है। जी। अल्लाह लुक्स इनटू योर हार्ट, जी जी, है ना, दिली से सब कुछ है। जी। और सूफियों का तो मामला यही रहा कि दिल की ही सफाई उनकी बारगाह में दरअसल वो रही। सुपर स्पेशलिस्ट थे। जी। जब जिस्मानी ज़िंदगी के ऊपर, दरअसल आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती। मतलब मेरा चेहरा दिख रहा है, आपकी आंख से जो रेज आके टकरा रही है, फिर आंख में जा रही है, और आपके पीछे जाके मेरी इमेज बना रही है, जो बता रही है कि रज़ा शास्त्री ऐसा है, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो आपको सिर्फ मेरा चेहरा ही देख रहा है, जाहिर चीज़ जो है वो जाहिर चीज़ है। लेकिन इम्पोर्टेंस ना दिखने वाले का भी है। समझ रहे हैं ना। आप वैसे देखिए तो मेरे होंठ हिल रहे हैं, और साउंड आपके आ रहा, साउंड नहीं दिख रहा, लेकिन होंठ दिख रहे हैं। तो ना दिखने वाला ही इम्पोर्टेंस है ना, कि साउंड जाके टकरा रहा है। तो जो रूहानियत है वो ना दिखने वाला है, लेकिन
दिखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छा मैसेज रज़ा भाई आपने दिया। और इस चैनल में हमारे जो जर्नलिस्ट में इंटरव्यू हुआ, वो पहला इंटरव्यू आपका हुआ, बहुत ही आपने जो पत्रकार और पत्रकारिता के लिए जो एक मैसेज दिया इस चैनल के ज़रिए, इंशाल्लाह वो बहुत आगे तक पहुंचेगा। और इंशाल्लाह आपके जो मीडिया के लोग हैं वो भी सीख इससे हासिल करेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारा जो चैनल है बज़्म नातो अदब और एसोसिएशन भी है फैज़ाने के, उसके लिए कुछ दुआ या कलमात इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हो, है ना। इसकी इम्पोर्टेंस हो सकता है ज़ाहिरी तौर पे फ़ौरन ना दिखे, लेकिन ये बहुत अच्छा सोशल वर्क है। और एक ना एक दिन आपको इसका इनाम भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है रज़ा भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो हम आपको आपकी अदबी और सहाफ़ी खिदमात के एतराफ़ में अपने एसोसिएशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट दे के एजाज़ से नवाजना चाहेंगे, कबूल करिएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थे रज़ा शास्त्री साहब, जिन्होंने अपनी हयात व खिदमात के बारे में बताया और एक बहुत ही अच्छा पैगाम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाया। उस पर इंशाअल्लाह अगर हर आदमी अमल कर लेगा तो हमारा समाज एक खूबसूरत मुआशरे की शक्ल में आएगा सामने। और हम रज़ा भाई का बहुत बहुत मशकूर हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आपकी सोशल, लिटरल, स्पिरिचुअल और मुल्क के मशहूर व मारूफ शोरा, उलमा, उद्बा, मशाइख से अपने चैनल के ज़रिए मुलाकात कराते रहेंगे। हमारे इस चैनल बज़्म नातो अदब FGNA को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ। अयाज़ अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।